नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हालांकि स्वास्थ्य अभी पूर्णतः ठीक नहीं हुआ है, फिर भी सेशन लेना जरूरी है, वो नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए, आज के सेशन में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आरक्षण। आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का हालिया जजमेंट जो आया है उसको हम देखेंगे और समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य शब्दों में, जनरल शब्दों में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक डिसीजन को पलटा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व में आरक्षण को लेकर एक डिसीजन दिया था, उसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया निर्णय में ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ किसी स्तर पर ले लेता है तो भले ही फाइनल मेरिट में उसके अंक बहुत ज़्यादा हों, लेकिन उसे सामान्य के तहत ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप समझिए, हम आपको समझाते हैं क्या मतलब इसका। इसका मतलब समझिए, एक ये रहा पाइप, एक पाइप ये रहा और एक पाइप ये रहा। ये तीन पाइप हैं। ये जर्नल वाला पाइप है, ये ओबीसी का पाइप है और ये एससी का पाइप है, और ऐसे इतने से समझ लीजिए। तो इस तरह से समझिए, अगर कोई व्यक्ति जैसे उसने पेपर दिया और प्रीलिम्स में, प्री परीक्षा में उसके मार्क्स आते हैं, मान लीजिए 90 कट ऑफ जाती है, कट ऑफ 90 जाती है, 90 मार्क्स जाती है, और मान लीजिए उसके 90 आ गए हैं और वो यहाँ से एससी का बच्चा है एससी का, और 90 नंबर ले आता है तो जनरल में घुस जाएगा। वो जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 90 गई थी, और एससी का बच्चा 90 नंबर ले आ रहा है तो वो जनरल वाली पाइप में चला जाएगा। और फिर उसके बाद जब बाहर निकलेगा, वो मान लो मेंस वाली पाइप में उसके इतने मार्क्स नहीं आए कि वो जनरल को क्वालिफाई कर दे, तो उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो जम करके अपनी एससी वाली पाइप में चला जाए वहाँ से। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था अपनी कैटेगरी से, जैसे अगर उसने 85 नंबर पे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था अपनी कैटेगरी में, तो अगर वो बाहर निकलता है और मेंस में यहाँ पे 1000 नंबर ले आता है तो भी वो जनरल वाले में इंक्लूड नहीं होगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि प्री आप क्वालिफाई कर लेते थे अपनी कैटेगरी से और मेंस में अच्छा नंबर लाते थे, इंटरव्यू में अच्छा नंबर अगर आपका आ गया तो आपको जनरल की सीट दे दी जाती थी, किसी और को इंक्लूड कर लिया जाता था उस वाली सीट में। यानी जो जनरल से घुसा हुआ अगर उसके कम मार्क्स आए तो इस तरह किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस विसंगति को समझा। निश्चित रूप से एक तरह की विसंगति ही थी, क्योंकि जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहेंगे तो टीना डाबी का केस आप देख सकते हैं। टीना डाबी ने जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था वो अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, जबकि जब उन्होंने रैंक 1 ले आती हैं, जब वो टॉपर बनती हैं यूपीएससी परीक्षा की, तो वो जनरल में क्वालिफाई होती हैं। इसी विसंगति को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक के बारे में खबर है। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल कार्यक्रम, विशाखापट्टनम में ये योजना प्रारंभ हुई है। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यही महत्वपूर्ण है कि बिम्स्टेक का कैंसर देखभाल कार्यक्रम कहाँ हुआ है, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। किसके सहयोग से हुआ है? तो जो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके सहयोग से किया गया है। बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि बिम्स्टेक सदस्य जो 7 सदस्य देश हैं उसमें एक तो हम खुद ही हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी जो 6 सदस्य देश हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनके पेशेवर चिकित्सकों को इस प्रकार की ट्रेनिंग देना कि वो कैंसर रोकथाम में अच्छा प्रयास कर सकें। जैसे आपको पता है इस फील्ड में हम काफ़ी आगे हैं, हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्लोबली हम रिकॉग्नाइज हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, अपने हेल्थ इनिशिएटिव्स के लिए। तो हमारे प्रयास है कि हमारे आस पड़ोस में भी लोग स्वस्थ रहें। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। बिम्स्टेक क्षेत्र में कैंसर उपचार की क्षमता बढ़ाना और चिकित्सीय मानकों को उन्नत करना। ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में जाएंगे तो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से बिम्स्टेक का गठन किया गया था। बिम्स्टेक का गठन स्टार्ट में 4 राष्ट्रों द्वारा किया गया था, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड थे। बाद में उसका विस्तार किया गया और म्यांमार 1997 में, भूटान 2004 में और नेपाल
2004 में, भूटान और नेपाल 2004 में इसमें शामिल हुए और म्यांमार 1997 में इसमें शामिल हुआ। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 7 है। इसका जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है और वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं वो भारत के इंद्रमणि पांडे जी हैं, तो जिनकी नियुक्ति 2024 में हुई थी। भारत इस संगठन में प्रमुख भूमिका निभाता है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। जब ये संगठन बना था तो बहुत छोटा था, लेकिन वर्तमान में इसने एक बड़ा व्यापक रूप धारण कर लिया है। फुल फॉर्म क्या है इसका? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक। ठीक है। चीन का जस्टिस मिशन 2025 आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी कल हमने इस पर डिस्कस किया था कि जो ट्रंप ने वेनेजुएला में जाकर किया ऑपरेशन किया है, कहा था कि समय आने पर उसकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ेगी वैश्विक स्तर पर, तो इसको भी उसी तरह से लेके देखिए। चीन का एक जस्टिस मिशन 2025 सैन्य अभ्यास हुआ है जो ताइवान को डराने के लिए था, ताइवान को भयभीत करने के लिए था। इसमें एक आज हम द हिंदू में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है। यूपीएससी इसी तरह की छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को उठाकर प्रश्न पूछता है। पहले आते हैं मुद्दे पे। चीन ने ताइवान जलडमरू मध्य के पास जस्टिस मिशन 2025 नामक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। यह अभ्यास क्षेत्रीय तनाव और शक्ति प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये जो चीन ने जो प्रयास किया है, इससे ताइवान को भयभीत करने का प्रयास किया गया। ऐसा क्यों किया गया है उसके पीछे आपको लॉजिक पता है। अमेरिका के साथ इनके सैन्य व्यापार, अमेरिका के साथ इनका सैन्य जो आपस में डीलिंग है उसको रोकने के लिए इस तरह का काम किया गया है। इसके बीच में एक शब्द आता है, अभी मैंने वो शब्द पढ़ा था कुछ देर पहले, एक मिनट देख लेता हूँ क्या था। एक शब्द था, उसको देखना जरूरी है। जी हाँ, वो शब्द है कोर्सिव सिग्नलिंग। कोर्सिव सिग्नलिंग इस प्रकार का एक जो शब्द है, कोर्सिव सिग्नलिंग, ये जो अंतर्राष्ट्रीय भूज राजनीति का रणनीति का एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि आप अपने दुश्मन को बिना हमला किए ये मैसेज दें, उन्हें धमकाएं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सैन्य तैयारी के लिए तैयार हैं, हम सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हैं। क्या किया जाता है कोर्सिव सिग्नलिंग में? कोर्सिव सिग्नलिंग में बड़े बड़े युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, जैसा कि ये जस्टिस मिशन 2025 किया गया। इसके सिवा सीमा पर, बॉर्डर पर बड़े बड़े हथियार तैनात किए जाते हैं जिनका निशाना संबंधित देश होता है, और ये मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि अगर हमारी बात नहीं मान लिए तो हम हमला कर सकते हैं आपके ऊपर। साफ शब्दों में बात करें तो बिना युद्ध किए अपनी बात जब कोई देश मनवाना चाहता है, कोई ताकतवर कंट्री ऐसा करना चाहती है, तो कोर्सिव सिग्नलिंग देती। ठीक अभी जब वेनेजुएला केस हुआ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण किया गया, उसके पहले अमेरिका ने भी ये कोर्सिव सिग्नलिंग वाला कार्य किया था। अमेरिका के बड़े बड़े समुद्री जहाज, उनके जो नेवल शिप्स थे, वो हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में उपस्थित हो चुके थे और वेनेजुएला को कोर्सिव सिग्नलिंग दे रहे थे कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो हम तुम पर हमला कर सकते हैं। फिलहाल वेनेजुएला ने उनकी बात नहीं मानी और उसका परिणाम ये हुआ कि ट्रंप ने उनको अपहरण कर लिया उनका। तो इस तरह का एक मैसेज चीन भी दे रहा है। क्या पता कल को चीन, अब क्योंकि अब तो सबके पास लाइसेंस हो गया इस तरह की गतिविधि करने का, ताइवान के चीफ को उठा ले आए चीन, या फिर चीन का मन करे तो जाके वो म्यांमार और बांग्लादेश का उठा, या तो भारत के ऊपर। अच्छा, इसका जो अगर आप सोशल इम्पैक्ट देखेंगे तो जो देश की जनता है, अब उनके अंदर भी ये इस तरह की चीज़ें उनकी मांग हो सकती है आने वाले समय में। जिस तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपने दुश्मन देश के प्रेसिडेंट को उठा ले आए, उसी तरह हो सकता है समय आने पर किसी देश की जनता
उस देश के नेता पर दबाव बनाए कि आप भी जाकर, अगर आपके प्रति कोई गलत काम कर रहा है, आपके राष्ट्र के प्रति कोई संवेदनशील नहीं है, तो उसके चीफ को उठा ले आइए। मैं ये बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के सिनारियों में। वर्तमान में बांग्लादेश में जो तनाव बढ़ा हुआ है, उस तनाव को देखते हुए हिंदुस्तान में बहुत गुस्सा है, और उस गुस्से को अब क्योंकि एक मैसेज सेट हो गया है कि अब आप जाइए यूनुस को उठा लाइए, तो इस तरह का एक मैसेज, इस तरह की एक मांग जनता के बीच भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो यही भारत भी इस तरह की कोर्सिव सिग्नलिंग करता रहता है। जैसे अभी ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऑपरेशन त्रिशूल की व्यवस्था हुई थी राजस्थान में, जब कहा जा रहा था कि फिर से भारत हमला करने वाला है, वो भी एक तरह का कोर्सिव सिग्नलिंग ही था। तो ये शब्द याद रखिए, कोर्सिव सिग्नलिंग। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2026, इस अधिनियम के कुछ जो बिंदु थे वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गए हैं, जिनमें जो दो मुख्य बातें थी वो एक ये कि जो खेल प्राधिकरण हैं उनको अब आरटीआई के दायरे में ले आया जाएगा, और नेशनल स्पोर्ट बोर्ड की औपचारिक स्थापना की जाएगी। ये दो इसके मुख्य बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है, खेल महासंघों को आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा, यानी अब आप उनसे जवाब मांग सकते हैं। सेमीकंडक्टर हेड डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय पीआईबी द्वारा भारत में चिप डिजाइनिंग परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। यानी कि जो सेमीकंडक्टर चिप है उनको डिजाइन करने के लिए एक सहायता प्रदान की गई है, जिससे भारत में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके। इस डीएलआई योजना की मुख्य विशेषताओं पे आप जाएंगे तो टेप आउट सहायता, जिस तरह भी हमने आपके साथ कोर्सिव सिग्नलिंग की बात की, वैसा ही एक दूसरा टेक्निकल शब्द है टेप आउट। क्या होता है टेप आउट? तो टेप आउट को इस तरह से समझिए, जब कोई कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाती है और वो अपने डिजाइन निर्माण या फिर ये कहिए निर्माण लेवलिंग के अंतिम चरण पर होता है, तो उसे बोलते हैं टेप आउट। यानी कोई प्रोडक्ट, आप इसको इस भाषा में समझिए, कोई प्रोडक्ट अगर लगभग अपनी तैयार स्थिति में है, इसके बाद ये लॉन्च होने की स्थिति में है, तो उसे टेप आउट स्टेट कहते हैं। तो टेप आउट सहायता 16 कंपनियों को टेप आउट सहायता प्रदान की गई है ताकि चिप निर्माण में तेजी लाई जा सके। घरेलू उद्यमों को बढ़ाना, एमएसएमई और स्टार्टअप को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में लाना। ये जो एमएसएमई उद्योग है और स्टार्टअप है उनको इस तरह की सुविधा प्रदान करना ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चीज़ों को, मतलब अपने टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर सकें, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकें। वैश्विक एकीकरण, भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना भी इसका, इस योजना का यानी डीएलआई योजना का उद्देश्य होगा। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का निरीक्षण किया है, संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण किया है, और उसने बताया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 12.55 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं इस वक्त, और लगभग 1 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है कि आप आके अपना हलफनामा दीजिए, अपने आप को साबित करिए कि आपके साथ जो विसंगति दिखाई पड़ रही है उसमें किसकी त्रुटि है, कोई टेक्निकल एरर है या किस तरह की गलती है, उसको ठीक करना या फिर उसको ख़त्म करना, इस तरह का उद्देश्य है। आवाज़ बहुत लो है, बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है, फिर भी किसी तरह क्लास लेना ज़रूरी है, इसलिए। मेलघाट टाइगर रिजर्व संरक्षण की सफलता, मेलघाट टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण और कॉरिडोर प्रबंधन के लिए हालिया रिपोर्ट में चर्चा में आया है। इस रिजर्व की सराहना वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन के लिए की गई। लास्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में तीन टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और जो अभी रिसेंटली बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा यानी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको पता है पीलीभीत में है, जो नेपाल उत्तराखंड, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है, और दुधवा टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर तराई क्षेत्र में स्थित है। इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।